भारत का ग्लोबल साउथ में ताकत लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत कैसे ग्लोबल साउथ के माध्यम से महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। भारत कैसे ग्लोबल साउथ के माध्यम से चीन और अमेरिका जैसे देश को चुनौती दे सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है। आइए आज की इस विश्लेषण में हम समझते हैं। जनवरी 2025 में भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का भारत न केवल अपनी बात मजबूती से रखता है बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भी सशक्त रूप से उठाता है। इसी तरह अगस्त 2024 में आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक शासन को अधिक समावेशी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों का नेतृत्व करना चाहता है। आइए समझते हैं पहले ग्लोबल साउथ क्या है। देखिए, ग्लोबल साउथ एक भू राजनीतिक और आर्थिक शब्द है जिसका उपयोग उन देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से विकासशील, नवोदित और निम्न से मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं वाले देश हैं। यह श्रेणी मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के कई देशों को शामिल करती है। ग्लोबल साउथ की विशेषताएं क्या क्या आप देख सकते हैं। इसमें आप उपनिवेशवाद का प्रभाव दिखेगा, आर्थिक असमानता दिखेगी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं दिखेंगी, संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में इनका प्रभाव दिखेगा, ग्लोबल नॉर्थ से भिन्नता दिखेगी। यह देश आमतौर पर आर्थिक और तकनीकी रूप से उन्नत ग्लोबल नॉर्थ जैसे देशों जिसमें अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है से अलग माने जाते हैं। ग्लोबल साउथ के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको गैर संलग्न आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और तीसरी दुनिया का उदय दिखेगा। 20वीं शताब्दी के अंत में आर्थिक सुधार दिखेंगे। ग्लोबल साउथ की चुनौतियां भी है कुछ, जिसमें आर्थिक अस्थिरता और गरीबी दिखेगी, राजनीतिक अस्थिरता दिखेगी, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिखेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता और वैश्विक शासन प्रणाली में सीमित भागीदारी भी आपको दिखेगी। भारत ग्लोबल साउथ के प्रति क्यों उत्साहित है? क्योंकि उसे बहुत बड़ा अवसर ग्लोबल साउथ में दिख रहा है। कैसे, समझिए। भारत की इसके रुख के पीछे कई कारण हैं। जैसे भारत की नई विदेश नीति और वैश्विक स्थिति को देखें तो भारत अब केवल गैर संलग्न आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो पहले के दौर में भारत इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय था, की विचारधारा तक सीमित अब नहीं रहना चाहता। भारत ने तो पश्चिमी देशों की खुली आलोचना कर रहा है और ना ही उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के तहत कोई अभियान चला रहा है। भारत ग्लोबल साउथ में अपने प्रभाव को बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के साथ अपने संबंध भी मजबूत कर रहा है। उसके बाद चीन से प्रतिस्पर्धा। देखिए, कई लोग मानते हैं कि भारत या चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कर रहा है। अफ्रीका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पैटर्न दिखाते हैं कि भारत उन्हीं देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जहां पहले से चीन का प्रभाव है। अमेरिका और अन्य औद्योगिक देश भारत को चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं। क्वाड साझेदारी में जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच एक गठबंधन इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। भारत की स्वतंत्र वैश्विक पहचान बनाने की महत्वाकांक्षा भी है। भारत केवल चीन को टक्कर देने के लिए सब नहीं कर रहा है, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरना चाहता है। विकासशील देशों को पश्चिमी संस्थानों और चीन से विकास के पारंपरिक मॉडल से अलग एक नया विकल्प चाहिए। भारत इस शून्य को भर सकता है क्योंकि वह ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। भारत के प्रभावी वैश्विक विकास साझेदार बनने के लिए आवश्यक क्या क्या कदम? देखिए, एक नया विकास सहयोग मॉडल विकसित किया जा सकता है। भारत देखिए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो इसे ग्लोबल साउथ में एक आदर्श नेता बनाता है। भारत को एक ऐसा वैकल्पिक विकास मॉडल प्रस्तुत करना होगा जो केवल ग्लोबल नॉर्थ के नेतृत्व में ही नहीं चले। भारत अक्सर समान भागीदारी की बात करता है, लेकिन व्यवहार में यह एक इंडिया फर्स्ट नीति का भी संकेत देता है। भारत ने हाल ही में ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की घोषणा की, जो विकासशील देशों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रणनीतियों पर आधारित है। हालांकि भारत को केवल ज्ञान का प्रदाता बनने के बजाय अन्य ग्लोबल साउथ देशों से सीखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यदि भारत इसे साझेदारी के रूप में प्रस्तुत करता है तो यह अधिक प्रभावी होगा, अन्यथा भारत को भी एक बड़े भाई के रूप में देखा जा सकता है जो परंपरागत दाता प्राप्तकर्ता संबंधों को दोहराता है। मानव केंद्रित विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मिशन लाइफ
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाए, जो कम उपभोग वाली जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। लेकिन भारत को मानव केंद्रित विकास को सिर्फ पर्यावरणीय व्यवहार परिवर्तन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मानव संसाधन और कौशल विकास को मजबूत करना आवश्यक है। स्किल इंडिया और महिला उद्यमिता को मुख्य धारा में लाने जैसी योजनाएं विकासशील देशों के लिए आकर्षक हो सकती है। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर अधिक दीर्घकालिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत को अन्य देशों की संस्थागत क्षमता विकसित करने में मदद करनी चाहिए, जिससे वहां एक मजबूत कार्यबल तैयार हो सके। भारत एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अनुभवों का उपयोग करके विकासशील देशों के साथ साझेदारी को बढ़ा सकता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु और ऊर्जा समाधान, जल और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। अधिक समावेशी वैश्विक शासन के लिए कदम भी उठाना होगा। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलाने का समर्थन किया, जिससे उसने अधिक समावेशी वैश्विक शासन की प्रतिबद्धता दिखाई। लेकिन भारत को सिर्फ पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करवाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत को अपने घरेलू संस्थानों को मजबूत करना होगा ताकि वह खुद एक वैश्विक विकास का खिलाड़ी बन सके। शुरुआत में भारत को संयुक्त राष्ट्र, जर्मनी और फ्रांस जैसे अनुभवी भागीदारों के मौजूदा संस्थागत चैनलों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन दीर्घकालिक रूप से भारत को अपने स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मजबूत घरेलू प्रणाली तैयार करनी होगी। त्रिपक्षीय साझेदारी और नए भागीदारों के साथ सहयोग को सीखने की प्रक्रिया के रूप में भी देखना चाहिए। भारत का लक्ष्य क्या होना चाहिए और आगे की राह। जैसे भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अच्छा नेता बनने के लिए उसे सुनने की भी जरूरत होगी। बड़ा भाई नहीं बल्कि मिलके साथ चलने की आवश्यकता होगी। जब भारत ने गैर संलग्नक आंदोलन, नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट का नेतृत्व किया था, तब उसने दुनिया को यह दिखाया था कि विकासशील देशों के लिए एक तीसरा विकल्प भी हो सकता है। आज भारत के पास फिर से एक नया वैश्विक मार्गदर्शक बनने का अवसर है। ग्लोबल साउथ के भीतर एक नया आर्थिक संगठन बना सकता है भारत, जहां विकासशील देश एक दूसरे के साथ अधिक व्यापार और सहयोग बनाएंगे। भारत को अपनी विकास नीति को अधिक समावेशी बनाना होगा ताकि यह केवल भारत प्रथम दृष्टिकोण ना लगे, बल्कि एक साझेदारी आधारित दृष्टिकोण विकसित हो। नई तकनीकों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित ऊर्जा में निवेश करना होगा ताकि यह क्षेत्र चीन पे जो निर्भरता है उस पे कम हो सके। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी AI समिट जो पेरिस में हो रहा है, वहाँ भी भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठा रहा है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि देखिए, भारत का उद्देश्य केवल चीन से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र, मजबूत और विश्वसनीय विकास साझेदार के रूप में उभरना है। ग्लोबल साउथ सिर्फ विकासशील देशों का समूह नहीं, बल्कि एक नई भू राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत इस समूह में एक प्रमुख भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। यदि भारत अपने प्रयासों को और अधिक समावेशी और दीर्घकालिक बनाता है, तो वह ग्लोबल साउथ में प्रभावी रूप से नेतृत्व कर सकता है। इसके लिए भारत को नया मॉडल विकास अपनाना होगा, मानव संसाधन और कौशल विकास पर ध्यान देना होगा, वैश्विक शासन में सुधार के साथ साथ अपनी घरेलू संस्थाओं को भी मजबूत करना होगा। अगर भारत सुनने और सीखने की क्षमता दिखाएगा, तो यह ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने में सफल हो सकता है।